देखिए, इतिहास का उपभाग 5.4 भूमिदान और संभ्रांत ग्रामीण। हमें इतिहास में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस काल में भूमिदान भी होती थी, भूमिदान भी किया जाता था। कुछ संभ्रांत लोगों के द्वारा भूमिदान किया जाता था। चूँकि इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं कि भूमिदान का जो तरीका था वो स्त्रियों के द्वारा नहीं होती थी भूमिदान। चूँकि स्त्रियों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, स्त्रियों का संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था प्राचीन काल में। लेकिन कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो स्त्रियों द्वारा भी भूमिदान की गई थी। भूमिदान ब्राह्मणों या निर्धन लोगों को, असहाय लोगों को की जाती थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो आज हमारा जो मुख्य शीर्षक होगा भूमिदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों में ही, ईसवी जब से ईसवी सन प्रारंभ, अभी आपको पता है जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ईसवी के आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं इनका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। भूमिदान जो हुई थी उसमें से कई चीज़ों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। अभिलेख मतलब ऐसे रिकॉर्ड हैं, या तो शिलालेख होंगे या ताम्रपत्र होंगे या किसी धातु पर या पत्थर पर लिखे हुए ऐसे साक्ष्य होंगे। इनसे पता चलता है कि ईसवी की प्रथम शताब्दी में ही भूमिदान के प्रमाण हैं उन अभिलेखों में। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे थे। कुछ तो पत्थर पर थे और अधिकांश ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे का एक पतली सी परत होती है, उसको एक तांबे का पत्र टाइप का बना लिया जाता है और उस पर खोद दिया जाता है टंकण के द्वारा। तो कुछ पत्थर पर और कुछ ताम्रपत्रों पर खुदे हुए थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। यानी जब किसी व्यक्ति को भूमिदान दी जाती होगी, पत्थर के अभिलेख या ताम्रपत्र के जो अभिलेख होते थे, जब किसी को भूमि दान में दी जाती थी तो उस व्यक्ति को ही ये पत्र दिए जाते होंगे, ताम्रपत्र या पत्थर के अभिलेख उन्हीं व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के रूप में दिए जाते होंगे कि आज से ये भूमि आपकी है और ये भूमि का प्रमाण पत्र है आपका। इसलिए इन अभिलेखों को दिया जाता होगा। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों, भूमि दान के हमको जो प्रमाण मिले हैं वो साधारण तौर पर या तो धार्मिक संस्थाओं को, किसी मंदिर को, किसी धार्मिक संस्था को या फिर ब्राह्मणों को दिए गए थे। इन्हीं लोगों को भूमि दी जाती थी। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। ताम्रपत्र और पत्थर के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये कौन सी भाषा में लिखे हुए थे? संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। 7वीं शताब्दी के जो अभिलेख मिले हमें उनमें से कुछ अंश तो संस्कृत में हैं, कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाएं। स्थानीय भाषा जो स्थान विशेष पर बोली जाती है वो स्थानीय भाषा कहलाती है। तो कुछ स्थानीय भाषा में और कुछ संस्कृत भाषा में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। एक ऐसा ही अभिलेख है जिस पर हम विचार करने वाले हैं, प्रभावती गुप्त। आपने इतिहास में पहली बार नाम सुना इनका, प्रभावती गुप्त। आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चूंकि इनके नाम में गुप्त लगा हुआ है, प्रभावती गुप्त। इनके नाम में जो गुप्त लगा है इससे स्पष्ट होता है कि ये गुप्त वंश की थी। चूँकि प्रभावती गुप्त हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की बात होगी। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा है।
उस समय ये उनकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, और इनका विवाह दक्कन पठार के बाकाट, दक्कन के पठार के बाकाट परिवार में हुआ था। बाकाट एक राजवंश था, उस परिवार में इनका हुआ था। इतिहास में इनका बड़ा महत्व है बाकाट परिवार का। दक्षिण के पठार में या दक्कन के पठार में बाकाट राजवंश था, उस परिवार में प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, बाकाट परिवार में ये ब्याही गई थी, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार, संस्कृत धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, भूमि पर भी उनका अधिकार नहीं था, महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है, एक और अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त को भूमि की स्वामी, यानी प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। उसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी, क्या थी, किस वंश की, बाकाट वंश की, गुप्त वंश की राजकुमारी थी, लेकिन बाकाट वंश में जब ब्याही थी तो वो रानी हो गई थी वहाँ की, और रानी थी, और इसीलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो, यानी वो रानी थी, एक अच्छे वंश की, प्रतिष्ठित वंश की रानी थी, इसलिए उनका ये उदाहरण इतिहास में लिया गया है भूमिदान का। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में जैसे लिखा है कि धर्मशास्त्र कहता है स्त्रियों को भूमि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है कि धर्मशास्त्र हर जगह लागू नहीं होता हो, हर जगह लागू नहीं होगा तो वहाँ इस नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा कि किसी स्त्री को संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार दिया गया हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। एक अभिलेख से हमको ये भी पता चला है कि ग्रामीण लोग भी दान करते थे। ग्रामीण लोग जो होते थे वो शासकों को दान करते थे, उपहार स्वरूप या कुछ दान करते थे, या शासक के प्रतिनिधि को दे देते थे। शासक नहीं होता था तो उसको जो रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसका जो प्रतिनिधि होता था, उसको भी वो दान कर देते थे, और दान में वस्तुएं देते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना होता था। जो ग्रामीण लोग होते थे, दान करते थे, इनको गांव के जो नया प्रधान होता था उसकी आज्ञा का पालन करना होता था। अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, जो भी भुगतान होता था वो गांव के प्रधान को ही देते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं, कई हिस्सों में भूमिदान के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चूँकि प्रभावती गुप्त गुप्त वंश की बेटी थी और बाकाट वंश में भी आई थी, तो दक्कन में भी भूमिदान के हमें उदाहरण मिले हैं। इसके पश्चात हमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमिदान के उदाहरण मिले हैं, जो कि संभ्रांत ग्रामीणों द्वारा राजाओं को या राजा के प्रतिनिधियों को वस्तु के रूप में दान दिए गए थे। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। भूमि के कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े टुकड़े भी दान में दिए गए, बड़े बड़े क्षेत्र दान में दे दिए गए। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि भूमि दान का जो विषय है एक गर्म विषय है। ये क्यों देते थे, कैसे देते थे, इसका क्या आशय था, ये सारी चीज़ें इतिहासकारों के सामने आई और ये उनके लिए एक गर्म विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो भूमि होती थी ना, सारी भूमि का मुखिया होता था, स्वामी होता था शासक, तो वो इसलिए भूमि दे देता था कि इस भूमि पर खेती होने लगेगी। चूँकि उस समय खेती के इतने आधुनिक तरीके नहीं थे, इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने बड़े उपकरण नहीं थे कि अधिक भागों पर खेती की जा सके। तो एक राजा का या शासक का ये काम होता था कि वो अपनी भूमि कृषकों में दान कर देता था, जिससे कि वो उस भूमि में कृषि करें और कृषि को प्रोत्साहन मिले, जिससे कि हमारे राज्य में उपज बढ़ेगी। उपज बढ़ेगी तो राज्य की आय बढ़ेगी, जनता को भी सभी चीज़ें
भोजन की या अन्य वस्तुएं, अनाज समय पर मिलता रहेगा। जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। कुछ इतिहास कह रहे भूमि दान इसलिए नहीं दी जाती थी कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए। वो कहते हैं भूमि दान इसलिए दिया जाता था कि जो लोग दुर्बल हो जाते थे, जो गरीब हो जाते थे, उनको भूमि दान दी जाती थी। ये दुर्बलता के संकेत थे कि उस राज्य में गरीबी थी। भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। कुछ इतिहासकार कहते भूमि दान इसलिए होता था कि भूमि दान करके, जैसे राजा किसके उसमें चलते थे, सामंतों से सेना मंगाते थे। वो सामंत जो होते थे वो राजा की सहायता करते थे, सेना देते थे, उनको लगान वसूल करके देते थे। लेकिन शासकों ने ये सोचा कि इससे तो हमारा प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, हमें कोई पूछेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से लोगों को भूमि दान करने लगे, जिससे कि उनका प्रभुत्व कायम रहे, लोग उनको पूछते रहें। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि दान के द्वारा राजा ये चाहते थे कि उनका जो प्रदर्शन है वो एक उत्कृष्ट राजा के रूप में हो। कई लोग देखा होगा आपने, दान करने वाले होते हैं, वो कैमरे के सामने दान करते हैं, फ़ोटो निकलवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, तब जा कर के वो दान करते हैं। अगर वीडियो और कैमरा नहीं होगा तो वो दान नहीं करते। वो क्या दिखाना चाहते, वो अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते कि लोगों को पता चले कि मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना लोगों के प्रति संवेदनशील हूँ। ये वो दिखाना चाहते प्रदर्शन के लिए। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुछ राजा ऐसे भी हुआ करते थे जो अपने उत्कृष्ट स्तर को मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसे कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते। यानी राजाओं का प्रजा पर जो नियंत्रण था वो ढीला हो रहा था और इसलिए वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते थे, जिससे उनकी शक्ति बरकरार रहे। हम प्रभावती गुप्त के बारे में आपको कुछ बताएंगे। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों यानी गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। वो दंगुन गांव के, एक गांव था दंगुन, उस गांव के निवासियों को प्रभावती गुप्त आदेश देती है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, कार्तिक का जो महीना होता है उसकी द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। वो कहती है कि कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति करने के लिए प्रभावती को क्या चाहिए था, धार्मिक पुण्य की आवश्यकता थी और उसको प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, इस ग्राम को जल अर्पण के साथ जल लेकर के संकल्प लिया और आचार्य चनाल स्वामी को वो गांव दान कर दिया। ग्रामीणों को वो आदेश देती है कि जिस गांव में आप निवास करते हो, ये कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को जल अर्पण करते हुए ये गांव हमने पुण्य प्राप्त करने के लिए आचार्य चनाल स्वामी को दान दे दिया। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। गांव के लोगों से कहती है, वो संभ्रांत जो लोग थे उनसे कहती है कि आज से आप चनाल स्वामी के आदेशों का पालन करोगे, क्योंकि ये गांव चनाल स्वामी को दान में दिया जा चुका है। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। वो कहती है कि ये अग्रहार के लिए मैं ये निर्देश देती हूँ आपको। क्या देती, इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। वो ग्रामीण जनों से को आदेश देती कि इस गांव में सैनिक और पुलिस प्रवेश नहीं करेगी। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। पहले सरकारी अधिकारी गांव में दौरे पर आते थे प्रभावती गुप्त के, यानी बाकाट राजवंश की रानी थी वो बाकाट राजवंश की, तो उनके जो अधिकारी आते थे उन अधिकारियों को गांव के लोग घास लेके जाते थे, जिससे कि उनके घोड़े रथ जिन जानवरों की सहायता से वो आए वो भोजन कर सके, और इनको आसन देते थे। पशुओं के
चर्म की आसन होती थी। जैसे आपने बाघाम्बरों ने देखा हो, भगवान शंकर चर्म बिछाते हैं बैठने के लिए, तो पहले पशु की आसन होती थी। तो पशुओं की आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। यानी उस समय भी शराब बनाई जाती थी और नमक पर भी टैक्स था, नमक बनाने पर भी कर था। तो प्रभावती गुप्त थी, बोलती है कि वो मदिरा खरीदने और नमक की खुदाई करने हेतु मुक्त हो। आप कहीं से भी मदिरा खरीदो, आप पर टैक्स नहीं लगेगा और आप नमक भी की खुदाई कर सकते हो। राजसी जो आदेश था उससे आप मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। आपको खनिज पदार्थ और खदिर जो वृक्ष के उत्पाद होते हैं उनसे भी आपको छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। आपको फूल और दूध भी सरकार को नहीं देना, राज्य को नहीं देना है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। मतलब जितनी भी छोटी संपत्ति, यानी दान ऐसे नहीं किया है मैंने। प्रभावती गुप्त लोगों से कहती है जो दान किया है इस गांव का, इस गांव की संपत्ति और छोटे बड़े जितने भी कर लगे हुए थे बाकाट राजा की तरफ से, वो सारे कर और संपत्ति से मैं मुक्त करती हूँ उस गांव को, और इसको आचार्य चनाल स्वामी को दान दे दिया गया है। राजा के किसी भी आदेश का अब यहाँ कोई असर नहीं होगा। इस राज्य आदेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। इसको चक्रदास ने लिखा है अभिलेख पर, पत्थर पर। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। यानी भूमि दान जो राजा करते थे उससे राजा और किसानों के बीच जो संबंध होते थे उसकी झांकी मिलती है। राजा अपने किसानों से किस प्रकार संबंध बनाना चाहते थे, उनके कितने नज़दीक रहना चाहते थे राजा, इसलिए भी भूमि दान के उदाहरण इसमें मिले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक। कुछ ऐसे थे जिन पर अधिकारी और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। पशुपालक, पशुओं को पालने वाले लोगों पर राजा के अधिकारी या सामंतों का कोई नियंत्रण नहीं होता था, वो कोई कर या टैक्स नहीं देते थे। संग्राहक, संग्राहक का मतलब होता है जो वनों से या कहीं अन्य जगह से वस्तुएं इकट्ठी करते रहते थे, उन पर भी राजा के आदेश लागू नहीं होते थे। शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। उनके पास कोई आदान प्रदान के विवरण नहीं थे और ना ही वो ये कह सकते थे कि हम कहाँ से कितना लिया है। इसलिए इन लोगों को शासन के या राज्य के आदेश से मुक्त रखा गया था। इनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। एक शब्द आया है यहाँ पर अग्रहार। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे, भूमि का एक टुकड़ा होता था, उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। जो जमीन ब्राह्मणों को दान दे दी वो क्या कहलाती थी? अग्रहार। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। उनसे नहीं वसूले जाते थे बल्कि वो और स्थानीय लोगों से कर वसूल कर सकते थे। तो अग्रहार वह भूमि है जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ये आपका इतिहास हो गया।